जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य वंश का कंप्लीट डिस्कशन किया है, मौर्योत्तर काल समाप्त हो चुका है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ये क्लासेस सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इनकी दो राजधानी थी, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैनी। देखिए, अगर कभी पेपर में प्रश्न बनेगा कि संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर सीधा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दिया है, क्योंकि यही वास्तविक संस्थापक होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो पहला शासक बना जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने ही गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है जिसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, लेकिन द्वितीय नंबर पे किसका स्थान है? चंद्रगुप्त प्रथम को ये हेमंत चंद्र राय चौधरी मानते हैं। वायु पुराण के अनुसार इनका साम्राज्य विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत था, जिसमें साकेत भी सम्मिलित होता था। वायु पुराण में यह बताया गया कि जो गुप्त वंश की मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था, ये पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, ये भी याद रखिएगा। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी सत्ता व प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। सम्राट, उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के गढ़वाए गए और इस प्रकार के वैवाहिक गठबंधन को स्वीकारा गया। वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र के रूप में किया गया था। देखिए, जो समुद्रगुप्त है ये लिच्छवी दौही के रूप में, मतलब दौहित्र का मतलब लिच्छवियों का पोता, मतलब ऐसे यहाँ पे इनके बारे में कहा गया था। अब आगे दिया समुद्रगुप्त, जिन्हें की परक्रमांक के नाम से भी जाना जाते हैं। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। 40 वर्षों का शासन है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में यह बताया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को राज्य दिया है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह प्रश्न कई बार वनडे एग्जाम में बना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते थे। समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी था, जिसका उल्लेख वामन के काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। तो वामन ने एक ग्रंथ लिखा है, काव्यालंकार सूत्र। इसमें समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश के नाम से बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद, धड़ धरड़ी बंद, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, है ना, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ का अर्थ है वह सम्राट जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी न हो, कविरास मतलब कवियों का सम्राट, लिच्छवी दौहित्र एवं परम भट्टारक कहा गया है।
प्रशस्ति में उसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता भी कहा गया, जो कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर और यम के समान दंडकर्ता था। आगे बताया गया इसने कई लाख गायों को दान किए, मतलब कई लाख गायों का दानी कहा गया। प्रशस्ति में कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। देखिए, ऐसी धारणा मानी जाती है कि सरस्वती और लक्ष्मी में विरोध है, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं, लेकिन इसकी उदारता के कारण इसमें भी विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज्य तक फैला हुआ था। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरड़ एवं भिलसा, भिलसा मतलब विदिशा से मिलते हैं। भिलसा से प्राप्त सिक्कों पर ही रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश मेघवर्ण था। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। देखिए, मेघवर्ण का नाम याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने आज्ञा दिया तो उसने क्या किया, बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण वर्णित है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो बीड़ा वादन का शौकीन था। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गुप्ता मतलब सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया था। गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था। आगे यहाँ पर दिया है समुद्रगुप्त के अभिलेख। तो समुद्रगुप्त के अभिलेख के बारे में दिया है एरड़ अभिलेख। यह अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। इस लेख को कनिंगम ने वीना नदी के तट पर स्थित एरड़ में खोजा था। एरड़िक प्रदेश मतलब एरड़ समुद्रगुप्त का भोग नगर था। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता, वृतिनी, दत्त शुक्ला, पत्नी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इसमें कहा गया था कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया समुद्रगुप्त द्वितीय, है ना, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियां, है ना, संसाक, है ना, सकारी, है ना, सकारी मतलब शकों का शत्रु। आगे दिया देवराज, है ना। सांची लेख में उसका प्रिय नाम देवराज बताया गया है। किसका नाम? चंद्रगुप्त द्वितीय का। देवगुप्त प्रवरसेन की चमक लेख में चंद्रगुप्त को इस उपाधि का उल्लेख किया गया है। आगे इसको विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य कहाँ से पता चलता है? गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक विजय के बाद इसने यह उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। परम भागवत, है ना, चंद्रगुप्त की सर्वोपरि उपाधि थी परंतु उसका प्रिय नाम देवराज था। आगे दिया चंद्र। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उसे चंद्र भी कहा गया है। तो इसके बारे में दोस्तों अब हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड लगाते हैं ज्ञान सर तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।